ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसे कौन सा विभाग मिला है? सबसे पहले न्यूज़ 18 सबसे पहले आपको ये बता रहा है कि किसे कौन सा विभाग, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार साथ ही हमारे सहयोगी शरद भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। और प्रवीण दुबे हमारे सीनियर एडिटर मध्य प्रदेश के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले क्या ये जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ है, क्या आपको नजर आ रहा है इसमें कितना बैलेंस कर दिया गया? पुनीत, ये मतलब ऐसे लगता है मुझे कि जितना लंबा ये चला और जितनी आपस में इसको लेके टकराव हुए, इन लोगों के टकराव ही सब ज्यादा बेहतर होगा। बीजेपी के लोग मानते नहीं है, लेकिन जितना लंबा वक्त लगा, सिंधिया जी की जो जिद और जिस बात को लेके वो अड़े रहे, वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है इसमें दिख रहा है कि सिंधिया जो है वो मजबूत होते हुए दिख रहे हैं अभी तक का जो मामला, क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट चाह रहे थे वो सारे नजर आ रहे हैं। अभी टूरिज्म का अनाउंसमेंट जो है वो उस पर मंथन चल रहा है, पब्लिसिटी पे मंथन चल रहा है। लेकिन सिंधिया चाह रहे थे इरिगेशन, सिंधिया के पास इरिगेशन है। सिंधिया चाह रहे थे हेल्थ, सिंधिया के पास हेल्थ आया। सिंधिया चाह रहे थे महिला बाल विकास उनके पास आया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इस पूरे मसले को लेकर दिल्ली ने ज्यादा हस्तक्षेप किया, क्योंकि सिंधिया की ज्वाइनिंग जो है वो दिल्ली के कारण ही हुई थी। तो दिल्ली के हस्तक्षेप के कारण हुआ। जो थोड़ा सूची अटक रही थी वो इसलिए अटक रही थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लग रहा था कि जो उनके बीजेपी के कोर जो पुराने लीडर हैं वो कहीं उपेक्षित ना हो जाएं इस मांग से। लेकिन जो लिस्ट है, पहली बार जो आप कह रहे हैं कि क्या दिख रहा है, तो लिस्ट में दिख रहा है कि सिंधिया अपनी बात मनवाने में सफल हुए हैं। पूरी सिंधिया अपनी बात मनवाने में सफल हुए, लेकिन क्या बाकी बीजेपी के पुराने जो नेता हैं, क्या उनको साध लिया गया है? क्या उनको जो जिस तरीके से डिपार्टमेंट दिए गए हैं, जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या उससे वो प्रसन्न होकर काम कर पाएंगे? अब भाजपा के साथ इस तरह से अगर हम भाजपा की तुलना परिवार से करें तो भाजपा के पास बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो पावर में रहते हैं। आरएसएस इनका सबसे बड़ा बुजुर्ग है। जैसे घर में हैसियत दादाजी की होती है, उस तरह की हैसियत आरएसएस की है। जो उनकी सेंट्रल लीडरशिप है वो पावर में रहती है कांग्रेस की तुलना में। तो मजबूरी है इनकी मानना। मुझे ये लगता है कि सीएम जो 2-3 बार गए तो वहीं बुला के उनको तय कर दिया गया होगा कि भाई ये है और आप अपने लोगों को कन्विंस कराइए। तो ये सीएम ही कन्विंस करा चुके होंगे। और जितने लंबे वक्त से ये चल रहा है ये पूरा मामला पुनीत, तो मुझे नहीं लगता कि पहले से नहीं बताया गया होगा। जब सदमे की शक्ल में आता है तो ज्यादा तकलीफ होती है। इन्हें बीजेपी के जो कोर लीडर हैं उनको बता दिया गया था कि भाई आपके साथ ऐसा होगा, क्योंकि सिंधिया जी के लोगों को एकोमोडेट करना है। तो मुझे लगता है कि हैरानी वाला शायद नहीं रहा। नरोत्तम मिश्रा जी को भी पता था कि उनके पास अभी गृह और स्वास्थ्य है, उसमें से स्वास्थ्य जा सकता है या गृह जा सकता है, तो वो मानस उन्होंने बना के रखा होगा पुलिस। गोपाल भार्गव साहब भी क्या संतुष्ट होंगे? हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं। गोपाल भार्गव का जो डिपार्टमेंट है, हालांकि अब आप देखें तो दूसरे तरह से वो इसलिए संतुष्ट होंगे कि एक बार और हमने 2-3 दिन पहले ही खबर दिखाई थी जब उन्होंने कहा था कि मेरे पास तो मलाई कभी आई नहीं, सूखा ही रहा है। तो पंचायत ग्रामीण विकास रहता था, पीडब्ल्यूडी तो मलाई में ही माना जाता है। पीडब्ल्यूडी ऐसा डिपार्टमेंट है, मलाई और जिम्मेदारी दोनों। पीडब्ल्यूडी के लिए की जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए भी है अगर वो उनके पास है तो कि सड़कें बहुत बदतर हालत में है पुनीत। पूरे मध्य प्रदेश की सड़कें बदतर हालत में। चुनाव आपको जीतना है तो आपको रिजल्ट देना होगा और बहुत समय सीमा में देना होगा। बजट आपके पास है नहीं, इसका मतलब दिल्ली से फंड लाने होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा लीडर चुना गया जिसकी ग्राह्यता दिल्ली के अंदर भी हो, जो दिल्ली से पैसा ला भी सके, प्लान कर सके। तो मुझे लगता है कि उनके अनुभव और उनके तजुर्बे को देख के ये डिपार्टमेंट उनको दिया गया। लेकिन ये बात सही है कि लोकल जो भाषा है उसमें मलाईदार तो कहलाता है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। एक बात और प्रवीण जी, ये इस बीच ये भी खबर आ गई है कि राज्य खनिज निगम के अध्यक्ष बना दिए गए प्रदीप जायसवाल। मतलब एक बहुत बारीक काम कर लिया गया है, तैयारी कर ली गई है कि आगे आने वाले वक्त में हर किसी की जरूरत का एहसास है बीजेपी को। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जमावट आप देखिए, मतलब आज जिसे ज्वाइन कराया उससे कैबिनेट मंत्री दर्जा दे, उससे निगम का चेयरमैन बना दिया। ये तो प्रदीप जायसवाल तो चलिए एमएलए हैं, जिस व्यक्ति ने आज ज्वाइन किया वो तो अब एमएलए भी नहीं रहेगा, उसका इस्तीफा भी मंजूर हो गया। तो ये जमावट जो मुझे लग रही है, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। उसकी वजह मुझे लगता है कि ये है कि मानसून सत्र जो है, पावत सत्र जो कहते हैं विधानसभा का, वो शुरू होने वाला है। स्पीकर की लड़ाई होगी अब। जो रामेश्वर शर्मा है ये प्रोटेम स्पीकर हैं,
अब स्पीकर के लिए कैंडिडेट होगा। खबर हमारी ये है अभी तक की कि कांग्रेस भी क्लेम करेगी स्पीकर के पद के लिए, और अगर कांग्रेस क्लेम करेगी तो ऐसा नहीं हो कि निर्दलीय उनके साथ चले जाए। फ्लोर में गवर्नमेंट का इससे कोई सरकार गिरती नहीं है, लेकिन अगर फ्लोर में गवर्नमेंट ने बहुमत खो दिया तो तमाशा हो जाता है, मजाक हो जाता है, कांग्रेस आक्रामक हो जाएगी। तो ये फील्डिंग निर्दलियों को साधने की जो हो रही है वो उसी को ध्यान में रख के भी हो रही है कि अगर मान लीजिए कभी फ्लोर में नौबत आई तो ये हमारे लोगों के अलावा निर्दलीय। लेकिन जो संख्या बल है अभी फिलहाल जो संख्या बल बना हुआ है मध्य प्रदेश विधानसभा में, क्या अगर कांग्रेस कैंडिडेट उतारती है तो ऐसी स्थिति में रहेगी क्या, लगता है आपको? संख्या बल में नहीं है, लेकिन अब आप देखिए कि जब दिग्विजय सिंह के खाते में 2 वोट जा सकते हैं, एक वोट गया और एक कैंसिल हुआ जो कमोबेश उसी के खाते में था, लेकिन कैंसिल करा दिया जुगल किशोर बागड़ी का। तो किसी के मन में क्या चल रहा है आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि मंत्री नहीं बन पाने का मलाल यहाँ भी तो लोगों को है ना। मैं कई बार ये बात कहता भी हूँ और कांग्रेसी भी अक्सर ये बात कहते हैं कि भाई जमीर केवल कांग्रेसियों का बिकाऊ नहीं है सियासत में, हर पार्टी के नेता का बिकाऊ हो सकता है। तो जिन्हें मंत्री नहीं बन पाने का मलाल है वो मजे लेने के लिए क्रॉस वोटिंग कर दे मान लो, तो ये एक एहतियात होती है। तो मुझे लग रहा है कि एहतियातन जो है वो फील्डिंग इस तरह की जा रही है कि भाई सभी संतुष्ट रहें, सभी सधे रहें, सभी साथ रहें तब तक जब तक ये चुनाव नहीं हो। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो असंतुष्ट जो मंत्री नहीं बन पाए, क्या अब क्योंकि बीते दिनों से हम देख रहे हैं कि ट्वीट लगातार सामने आ रहे हैं, एक तरफ जयबान सिंह पवैया ने भी ट्वीट कर दिया था, तो उधर दूसरी तरफ जबलपुर से भी ट्वीट आ जाता है पूर्व मंत्री का, तो ये जो ट्वीट आ रहे थे क्या इनका सिलसिला थम जाएगा या फिर कुछ और मध्य प्रदेश की राजनीति में ये कुछ नया कमाल कर सकते हैं क्या? कमाल कर सकते हैं पुनीत, कमाल कर सकते हैं, इनकी खदबदाहट और बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो चलिए आपने जगह ही नहीं छोड़ी, जितना मैक्सिमम नंबर होना था वो बन गया। मगर मैं ठीक तरह से श्योर नहीं हूं, लेकिन शायद अब खींच खांच के एक आधी मंत्री बन सकता है इनके में। तो अभी तो उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, अब बिल्कुल भी मार्जिन जो इनके पुराने लोग हैं जिनका आप इशारा कर रहे हैं, अजय बिश्नोई का जिनका आप इशारा कर रहे हैं, यशपाल सिसोदिया का, और भी लोग जो बीजेपी के पुराने लीडर हैं जो कई बार के जीते हुए हैं, जो मंत्री नहीं बन पाए, उनकी उम्मीद रही होगी निगम मंडल। अब निगम मंडल के 2 मलाई आपने बांट दी, ये दोनों ही मलाई वाला है, खनिज विकास निगम बड़ा मलाईदार पोस्ट है जो आपने प्रदीप जायसवाल को दे दी, तो फिर इनकी बेचैनी बढ़ेगी। जो आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में कुछ कमाल होगा, मुझे भी उम्मीद है कि कमाल होगा। अब उनको कैसे करके मनाया जाएगा, कैसे साधा जाएगा, अभी वीडी शर्मा को अपनी कार्यकारिणी भी बनानी है प्रदेश भाजपा की, तो या तो उन्हें उस तरह से संतुष्ट किया जाएगा, लेकिन संगठन के पद को नवाजिश मानते नहीं है लोग मानते हैं सत्ता के पद को नवाजिश। तो कमाल की उम्मीद तो की जानी चाहिए पुनीत। और बाकी नजर तो रख ही रहे हैं बाकी सब लोग कि कहां कमाल करने का मौका मिल जाए। शुक्रिया प्रवीण जी आपका इस जानकारी के लिए। और शरद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शरद मैं आपके पास आऊंगा, ब्रेक का वक्त फिलहाल हो चला है, तो ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। तो जैसा कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कह चुके थे, ग्वालियर में कह चुके थे कि मैं कल बंटवारा कर दूंगा, आज भोपाल में उन्होंने इस बात को दोहराया कि आज मैं बंटवारा कर दूंगा विभागों का, आज कर दें क्या, और आज जारी हो जाएगी, ये बात उन्होंने कही थी पत्रकारों से। तो आज लिस्ट आ गई है और जो अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक किसे कौन सा विभाग मिला है इसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस मंत्री को कौन से विभाग से नवाजा गया। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, शरद, उनके पास भी चलते हैं। शरद, सवाल अब ये उठ रहा है कि जिस तरीके से विभागों को बंटवारा हो गया है, अब जो इंतज़ार में थे, जो इंतज़ार में ही रह गए, जो लगातार प्रवीण जी से भी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, क्या उनकी तरफ से कुछ सुर उठने वाले हैं या उठेंगे? देखिए, देखना होगा कि क्या वाकई में ऐसा होगा, क्योंकि देखिए प्रवीण जी अक्सर एक बात कहते हैं, मुझे याद है कि ये दरअसल एक राजनीतिक शादी हुई है। राजनीतिक शादी के तहत जो दूल्हा है सबसे पहले उसको साधने की कोशिश की गई, फिर दूल्हे के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको साधने की कोशिश की गई, और फिर जो नाराज़ हो सकते थे उनको साधने की कोशिश की गई। देखिए कितना दिलचस्प है, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि अभी बीजेपी की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो ये है कि जो लोग आए हैं, बाहर से आए हैं, उनको पहले साध के रखा जाए। फूफा जी हैं, मौसा जी हैं, जिनके शादी में सबसे ज़्यादा नाराज़ होने की संभावना होती है, और बाकी रही बात अपने घर के लोगों की, तो फिर उनको तो समझा ही लिया जाएगा। लेकिन इस
उम्मीद में कि घर के लोग समझ जाएंगे, उनके हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है। आप देखिए कि प्रद्युमन लोधी आज ही शामिल हुए, आज ही उनको खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बना के उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया। अभी तक ये उम्मीद थी कि चलिए जो निगम मंडल है या जो और पद हो सकते हैं खुश करने के, वो बीजेपी के नेताओं को मिल जाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो विधायक होने की आवश्यकता तो है नहीं कि मान लीजिए विधायक हों तभी अध्यक्ष बन सकते हैं या किसी पद पर हों तभी अध्यक्ष बन सकते हैं। तो जो विधायक नहीं थे, जिन्होंने सिंधिया के समर्थक जो विधायक आए थे उनके हाथों शिकस्त खाई थी, वो आखिरकार उनको क्या मिलेगा? फिर वो हुआ, थोड़ी देर बाद एक और आदेश आ गया। अभी आप जो बता रहे थे, स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बना दिए गए प्रदीप जायसवाल। वो निर्दलीय विधायक थे, वो कांग्रेस में मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में। तो दूसरी जो बात हो सकती थी एडजस्टमेंट की, अपने घर के नाराज करने वालों को, उनको ये पद दे दिया गया। तो अभी बीजेपी की सबसे ज्यादा कोशिश ये है कि जो आ रहे हैं उन्हें पहले दामाद बन के खुश करा दिया जाए, अपने घर के लोगों को संभाल लिया जाएगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष का पद चला गया, जो खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष है उनका पद चला गया, तो फिर बीजेपी वालों को आखिरकार क्या मिलेगा? क्या वो सब खून का घूंट पीकर रह जाएंगे, जबकि उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है? तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनका समाधान अब मुख्यमंत्री को निकालना होगा, बीजेपी को निकालना होगा। और क्या इस हद तक वो अपने लोगों को समझा पाएंगे कि चलिए आपने जो विधायक आए थे उनकी वजह से सरकार बनी तो उनको मंत्री बना दिया, एक बात हो गई। उनकी वजह से सरकार बनी है तो उनको टिकट भी दे दिए गए, वो भी मंजूर हो गया। कद्दावर नेता, मैं बता रहा हूं आपको, कई सारे ऐसे कद्दावर नेता हैं, अगर ग्वालियर चंबल में देखें तो उन्हें इन्हीं नेताओं की वजह से पिछले विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तो जब सब कुछ उनको दे दिया जाएगा तो फिर बीजेपी के वो लोग जिन्होंने अपना पूरा खून पसीना लगा दिया संगठन के लिए, पार्टी के लिए, वो पैराशूट लैंडिंग को आखिरकार कितना पचा पाएंगे? ये बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से कैसे निपटेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सवाल तो उनके जहन में भी उठेगा या उठ रहा होगा कि कुर्बानियां देंगे तो कब तक देंगे, कितनी कुर्बानियां देनी होगी। इसके अलावा जो अंदर की बात है, हम इसके बारे में ब्रेक पर जाने से पहले आपसे चर्चा भी कर रहा था कि जो अंदर में ही लोग हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, क्या वो संतुष्ट हैं या वो संतुष्ट रहेंगे, वो खामोश रहेंगे? जो चल रहा है जिस तरीके से सामंजस्य बनाने की या पूरा मैनेज कर लेने की कि सब अच्छे से हो जाए, कहीं सुर ना उठें। शिवराज सिंह चौहान की अगर बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो लग रहा था कि वो इसमें कामयाब हो गए। आज उनकी जोश जो है उनमें नजर आ रहा था। शरद, आपको आवाज मिल पा रही? चलिए, लगता है कि शरद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, संपर्क उनसे कट गया है। संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन इस बीच आपको ये लिस्ट हम दिखा रहे हैं जो अभी तक जानकारी आई है। उसके मुताबिक शिवराज के मंत्री कौन कौन? गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन मंत्रालय बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है। गोविंद सिंह राजपूत जो कि सिंधिया के खेमे से आते हैं, उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिसाहू लाल सिंह को खाद्य नागरिक आपूर्ति दिया गया है। महेंद्र सिसोदिया को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मोहन यादव को उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इन सब के अलावा अगर बात कर ली जाए तो एदल सिंह कंसाना को पीएचई विभाग दिया गया है। यशोधरा राजे खेल मंत्री पहले भी रह चुकी हैं, इस बार भी वो खेल मंत्रालय ही संभालेंगी। भूपेंद्र सिंह को नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, एक बात सवाल और कि जो मंत्रिमंडल में हैं, क्या उनकी नाराजगी दूर हो गई है? क्या वो नाराजगी नहीं दिखाएंगे? शिवराज सिंह चौहान की बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो एक जोश उनमें आज नजर आ रहा था और लग रहा था, एक कॉन्फिडेंस लेवल लग रहा था कि उन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया है, कहीं कुछ नहीं, अब सब ठीक हो गया है। देखिए, वो लोग नाराज अब आखिरकार और कितने हो सकते थे, क्योंकि पहले से ही बहुत बड़े बड़े दावेदारों को दरकिनार किया गया है उन्हें मंत्री बनाने के लिए। तो पहली बात तो ये कि वो मंत्री बनाए गए हैं, ये उनको इस बात से तसल्ली होनी चाहिए और बीजेपी इस बात की कोशिश भी करेगी। उनको ये उनसे ये कहना पड़ेगा कि आपको कितने जो दावेदार थे
उनमें से सिर्फ 28 ही तो बनाए गए हैं, और 28 अगर बने हैं तो उनमें उनका नाम है। तो अब डिपार्टमेंट को लेकर मंत्री नाराज होंगे या उनकी नाराजगी होगी, ऐसा शायद लगता नहीं है, क्योंकि नाराजगियां मंत्री बनने को लेकर होती हैं, डिपार्टमेंट्स को लेकर शायद उतनी नाराजगी होती नहीं है, जब तक कि कोई बहुत बड़ा अन्याय उनके साथ ना हो गया हो उनके कद और पद को लेकर। तो एक बात तो ये है, लेकिन फिर भी जो आपने बात कही है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि अंदर अंदर कोई नाराजगी उनकी रहे, उनके बीच की नाराजगी हो, तो लेकिन वो इस तरीके से उभर के सामने आएगी कि कोई मुसीबत खड़ी करेगी बीजेपी के लिए, ये शायद कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो बॉडी लैंग्वेज की आपने बात की है और जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, आदेश सामने आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने जो बात कही थी कि वो वर्कआउट कर रहे हैं, तो वर्कआउट करने में सबको साधने की कोशिश की गई, उमा जी को साधने की कोशिश की गई, उनकी नाराज़गी थी। जो निर्दलीय हैं उन निर्दलियों को भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है कि मान लीजिए आने वाले वक्त में उपचुनाव के नतीजे कुछ बीजेपी के फेवर में ना गए, एक बार को 1% को, हालांकि बीजेपी आश्वस्त है इस बात को लेकर, तो फिर बीजेपी का प्लान बी क्या होना चाहिए, तो उस प्लान बी के तहत किन किन को साध के चलना है, तो उनमें फिर निर्दलियों को खुश करने की कोशिश रहेगी। तो वो अभी दिख रहा है, एक निर्दलीय हैं, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। तो ये जो प्लानिंग है, जो वर्कआउट है, वो अभी किया जा रहा है। यही वजह है कि हो सकती है उनका कॉन्फिडेंस रहा। ये कॉन्फिडेंस आखिरकार कब तक बरकरार रहेगा और कितना बरकरार रहेगा, ये देखना होगा, क्योंकि अब जो है सबसे बड़ी चुनौती आने वाले वक्त में, जो 24 की बजाय अब आज के बाद 25 सीटें हो गई हैं, कि 25 सीटों का जो उपचुनाव है जो होगा, वो अब तय करेगा कि आखिरकार किसकी कितनी नाराजगी थी, कौन कितना खुश था, कौन कितना दुखी था। और इतना ही नहीं, बल्कि सरकार का जो राजनीतिक भविष्य है वो भी अब 25 सीटों के उपचुनाव पर टिक गया है। बिल्कुल, 25 सीटों के उपचुनाव पर भविष्य टिक गया है, ये बात तो बिल्कुल साफ है। इसके अलावा लिस्ट की अगर बात कर ली जाए तो क्या कुछ और नामों की जानकारी अभी तक सामने शरद आ पाई है? जनसंपर्क जैसे बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, उसके बारे में कि ये किसे दिया गया है? देखिए, वो अभी भी लिस्ट अधिकृत तौर पर आना बाकी है, लेकिन हाँ, ये माना जा रहा है कि कुछ वक्त बाद जो बाकी के नाम बचे हैं वो, और अधिकृत तौर पर जो नाम हम सूत्रों के हवाले से चला रहे हैं, वो उनकी अधिकृत जानकारी सार्वजनिक होगी और बात निकल के सामने आ जाएगी कि आखिरकार कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है। हो सकता है कि अभी भी कुछ और जो औपचारिकताएं पूरी रह जाती होंगी और वो पूरी की जा रही होंगी डिपार्टमेंट्स को लेकर। जी बिल्कुल। एक बात और कि विपक्ष अब क्योंकि स्वाभाविक बात है कि इतने दिनों से विपक्ष की तरफ से बड़ी आक्रामक रुख इस पर अपनाया गया था, बार बार कहा जा रहा था कि अब तो ये तो डील हो रही है। कमलनाथ भी बोले थे कि ये तो सब कुछ सरकार बनाने से लेकर, मंत्री बनाने से लेकर और विभाग बांटने तक इस पर सब पर डील हुई है। पीसी शर्मा ने कह दिया था कि चिट्ठी निकाल लीजिए, चिट्ठी से ही बंटवारा कर लो। ये इस प्रकार के तंज हमने देखे थे। अब कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या अभी तक प्रतिक्रियाएं कुछ सामने आ रही हैं, या कांग्रेस किस नजरिए से इसको देखेगी? अब देखिए, बिल्कुल कांग्रेस भी कहीं ना कहीं एनालिसिस करेगी, छिद्रान्वेषण जिसको कह सकते हैं हिंदी में, वो करेगी। पत्रकार कर ही रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक कर ही रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी इसका विश्लेषण करेगी और देखेगी कि हाँ, उनके लिए इसमें क्या संभावनाएं हो सकती हैं, किसकी नाराज़गी कहाँ कैसे हो सकती है, इसको कैसे पेश किया जा सकता है। तो निश्चित ही उनकी राजनीतिक तौर पर जो रणनीति होगी वो चल रही होगी इस डिपार्टमेंट्स के बंटवारे के बाद, क्योंकि वो भी इंतजार कर ही रहे होंगे कि अधिकृत तौर पर और भी जब सारे नाम आ जाएंगे सामने डिपार्टमेंट्स को लेकर सभी, तो फिर उसका छिद्रान्वेषण किया जाएगा और वो आखिरकार क्या कुछ बोलेंगे। हालांकि विपक्ष में है तो स्वाभाविक सी बात है ये बोलना कि नाराजगी रहे और विभागों का बंटवारा। अभी तो बात मलाईदार पदों को लेकर भी होगी जो बहुत वक्त से चल रही थी। कांग्रेस में तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे फिर वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, वो भी सब यही कह रहे थे कि दरअसल जो लूट के क्षेत्र का जो बंटवारा है वो नहीं हो पा रहा है, मलाईदार पदों के जो बंटवारा है वो नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये समस्याएं हो रही हैं, इतना देर लग रही है बंटवारे में। तो ये सब देखना होगा कि आखिरकार उनकी नज़र में कौन सी मलाई किसके पास गई है, सिंधिया के पास कितनी मलाई है, शिवराज के पास कितनी मलाई है। तो ये इस स्तर पर उनका जो एनालिसिस है वो निश्चित ही होगा और मुझे लगता है कि अधिकृत तौर पर जब सारी जानकारी आ जाएगी तो फिर उनके
जो विश्लेषण है वो भी सामने आ जाएंगे। अभी तक जो जानकारी आई है, जगदीश देवड़ा को वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि इसके पहले भी वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं, गृह मंत्री भी वे रह चुके हैं, लेकिन ये नाम क्या चौंकाने वाला है वित्त विभाग के लिहाज से? देखिए, वरिष्ठता के लिहाज से देखें तो वो इससे पहले अगर आपको याद हो तो उनका नाम जो विधानसभा के स्पीकर के तौर पर है वो भी चला था कि हो सकता है कि उनको बनाया जाए, लेकिन फिर वो बातें निराधार साबित हुई और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। तो उनके वरिष्ठता और अनुभव के लिहाज से हो सकता है कि ये सोचा गया हो कि उनको ये डिपार्टमेंट दिया जाए। वित्त विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग है, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त वित्तीय स्थिति को लेकर भी है, क्योंकि कोरोना के बाद के जो आर्थिक हालात बिगड़े हैं उनमें आखिरकार कैसे सरकार को व्यवस्थित किया जाए वित्तीय आधार पर। तो उनके अनुभव को, उनका फ़ायदा जो है वो शायद वित्त विभाग में लेने की कोशिश की गई हो, इस वजह से उन्हें ये डिपार्टमेंट्स दिया गया है। जी, आपने अनुभव की बात की शरद, तो कुछ नामों जिनके मंत्री पद के साथ ही विभाग कौन से हैं वो सामने आ गया है। तो ऐसे में सबसे जो सवाल हैं, भूपेंद्र सिंह, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली इसके पहले, अभी उन्हें नगरीय प्रशासन विभाग दिया गया है, कैसे देखेंगे? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, लेकिन एक बात देखा जाए तो दोनों ही डिपार्टमेंट्स महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ओहदे के और रसूख के हिसाब से देखें तो गृह मंत्रालय जो है वो ज़्यादा बड़ा माना जाता है, लेकिन अगर रणनीतिक तौर पर और प्रशासकीय आधार पर देखा जाए तो नगरीय प्रशासन विभाग की भी अपनी अहम भूमिका होती है किसी भी सरकार को चलाने में और जनता के बीच में जाने को लेकर। तो नरोत्तम मिश्रा पहले से ही गृह मंत्री हैं, वो ऑलरेडी एक बड़ा ओहदा रखते हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, और जो सरकार बनी बीजेपी की इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में, कांग्रेस की सरकार गई 15 महीने की, उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका मानी गई कि उनकी बड़ी भूमिका थी, उनका मैनेजमेंट था। तो जो गृह विभाग है या गृह मंत्रालय है वो ये माना जाता है कि नेक्स्ट टू सीएम, यानी कि मुख्यमंत्री के बाद गृह विभाग होता है, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो नरोत्तम मिश्रा को मिली। उनके पास से ये डिपार्टमेंट आगे पीछे होगा ऐसी संभावना ना के बराबर थी। ये ज़रूर था कि स्वास्थ्य विभाग जो दूसरा उनके पास है उसमें बदलाव हो सकता है या वो किसी और को दिया जा सकता है। नरोत्तम के कद को देखते हुए गृह मंत्रालय उनके पास रहना पहले से लगभग सही माना जा रहा था। यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह जो खुद भी एक कद्दावर नेता हैं, तो उन्हें दूसरा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो नगरीय प्रशासन है वो दिया गया है। चलिए, शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए, और ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे कोरोना के कहर की। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज सिर्फ रायपुर में 80 कोरोना पीड़ित मरीज मिल गए हैं और इनमें से सीआरपीएफ के 32 जवान भी शामिल हैं, जबकि 42 लोग डिस्चार्ज होकर घर चले गए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 4000 को भी छू गई है। इनमें से एक्टिव मरीजों की संख्या 800 के पार है। वहीं 3000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। रायपुर में 10 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जबकि 10 कंटेनमेंट जोन डीएक्टिवेट हो चुके हैं। इस वक्त राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या 90 है। तो रायपुर में अभी तक सबसे कह सकते हैं कि मामले जो लगातार सामने आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और बड़ा आंकड़ा रायपुर में इस बार सामने आया है। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुल 80 मरीज सामने आए हैं पॉजिटिव। आज ही के दिन की अगर बात कर ली जाए तो कोरोना का कहर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, और इन 80 में से सीआरपीएफ के 32 जवान भी कोरोना संक्रमित हैं। आज कोरोना के 80 नए मामले सामने आए। और उपचुनाव से पहले जोगी कांग्रेस को झटका लगा है। रेणु जोगी के विधायक प्रतिनिधि कांग्रेस में शामिल हो गए। ओम प्रकाश अग्रवाल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। 10 सालों से वो रेणु जोगी के विधायक प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे। अजीत जोगी के प्रतिनिधि भी
आपको बताएं कि शामिल हो चुके हैं। स्वर्गीय अजीत जोगी के प्रतिनिधि भी कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और अब रेणु जोगी के विधायक प्रतिनिधि भी ओम प्रकाश अग्रवाल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो ये एक जोगी कांग्रेस को एक बड़ा झटका कि रेणु जोगी के विधायक प्रतिनिधि भी अब कांग्रेस में वापस चले गए हैं। ओम प्रकाश अग्रवाल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। 10 सालों से वो रेणु जोगी के साथ काम कर रहे थे विधायक प्रतिनिधि के तौर पर, और इसके पहले स्वर्गीय अजीत जोगी के प्रतिनिधि भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इधर मरवाही उपचुनाव में जीत के लिए उतरने के लिए अपने मिशन 70 के लिए हर दाव कांग्रेस पार्टी आजमाने की तैयारी में है। हालांकि पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन से खाली हुई मरवाही विधानसभा में चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक स्लोगन दिया था कि अब की इस बार 65 पार, लेकिन बीजेपी केवल 14 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के खाते में 69 सीटें वर्तमान में हैं। मरवाही उपचुनाव को बीजेपी कठिन तो मान रही है, लेकिन वो भी जीतने का दावा कर रही है। उधर जोगी परिवार की परंपरागत सीट मरवाही पर जीत का दावा जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता भगवानू नायक भी कर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।